जब जब बजट आता है तो एक मांग बड़ी जोर शोर से उठती है, वो है कि इनकम टैक्स घटा दीजिए। और जब बजट पेश होता है तो जो लोग ये मांग कर रहे होते हैं उनको मोटा मोटी काफ़ी मायूसी हाथ लगती है। तो इस बार हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर इतनी मांग क्यों उठती है जोर शोर से कि इनकम टैक्स घटा दिया जाए, और इस मांग के पीछे वजह क्या है, और फिर ये भी जानेंगे कि आखिर इस मांग को पूरा करने में सरकार को दिक्कत क्या होती है। कौन सी ऐसी मजबूरियां हैं कि सरकार इस बात को समझते हुए भी कि टैक्स पेयर्स चाहते हैं कि टैक्स में कटौती की जाए, नहीं कर पाती है। सरकार के हाथ आखिर कैसे बंधे रहते हैं। तो जब आप देखें कि टैक्स पेयर जब कहते हैं कि हमारी टैक्स की दरें कम की जाए, तो 2-3 बड़ी ठोस दलीलें दी जाती हैं कि जितनी उनकी आमदनी होती है उसका 1/3 से ज़्यादा हिस्सा सरकार इनकम टैक्स के तौर पर ले लेती है सैलरी मिलने के साथ ही। और जब सैलरी मिल जाती है तो जब खर्च करने जाते हैं तो उस पर GST वसूल लेती है, गाड़ी खरीदने जाते हैं तो रोड टैक्स वसूल लेती है, हाईवे पर जाते हैं टोल टैक्स वसूल लेती है। तो इस तरह से लंबी फहरिस्त यहाँ पर रहती है। पेट्रोल डीजल भरवाने जाते हैं तो 20% से ज़्यादा टैक्स वसूल लेती है। और जब वही शख्स जो आमदनी कर रहा होता है, जब वो नौकरी कई बार नहीं रहती उसके पास, तो उसका देखभाल करने वाला कोई नहीं होता है। थोड़े बहुत पैसा कमाने वाले शख्स सरकारी अस्पताल में अपना इलाज नहीं कराते हैं, सरकारी स्कूल में अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं, और जब वही टैक्स पर रिटायर हो जाते हैं तो सोशल सिक्योरिटी के नाम पर क्या मिलता है किसी छुपा नहीं है। लेकिन इन सब के बावजूद आखिर क्यों सरकार कंजूसी करती है इनकम टैक्स घटाने में बजट में। आज आवाज़ अड्डा में इसी पर करेंगे खास चर्चा, और हमारे साथ जुड़े हुए हैं मेहमान CBDT के पूर्व चेयरमैन JB महापात्रा साहब हैं, BJP के प्रवक्ता गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी हैं, KCC ग्रुप के फाउंडर शरद कोहली हैं, वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार शुभमय भट्टाचार्य हैं, और E&Y इंडिया की टैक्स पार्टनर शालिनी जैन है। आप सही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। और ये शो टैक्स पेयर्स के लिए है, इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा तकनीक में नहीं जाऊंगा। आप लोग चूँकि टैक्स के एक्सपर्ट हैं तो उस तकनीक में जाइएगा जाहिर तौर पे, लेकिन मैं वो सवाल पूछूंगा जो वाकई आम टैक्स पेयर के जहन में होता है। तो सबसे पहले मैं BJP के नेता और जो कि खुद एक प्रैक्टिशनर चार्टर्ड अकाउंटेंट भी है, टैक्स की बारीकियों को समझते हैं, गोपाल कृष्ण अग्रवाल साहब, आपके पास मैं आना चाहता हूँ। आप लोगों को इस बात का एहसास है क्या, चूँकि आप एक CA भी हैं, अर्थव्यवस्था को समझते भी हैं, लोगों के बीच भी जाते हैं, कि वाकई लोगों के बीच टैक्स का दर्द काफ़ी ज़्यादा है और हर कोई चाहता है कि टैक्स की दरों को कम किया जाए इनकम टैक्स में। देखिए, इसमें एक स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है हमारे देश में टैक्स, डायरेक्ट टैक्स के उसमें, क्योंकि बहुत कम लोग जो है पूरे उस सिस्टम में से जो टैक्स पे करते हैं, रिटर्न फाइल करते हैं, और उसमें से भी बहुत कम लोग हैं जो टैक्स पे करते हैं। तो उन लोगों को लगता है कि पूरे सिस्टम में हम जो है सरकार के रिसोर्सेज में हमारा कंट्रीब्यूशन टैक्स का बहुत ज़्यादा है और डिसप्रपोर्शनेटली ज़्यादा है, और जो लोग बिल्कुल टैक्स नहीं देते, यानी जिनकी इनकम का सोर्स सैलरी के अलावा अलग बिजनेस और उनमें है, तो वो लोग कम टैक्स देते हैं। ये एक जनरल फीलिंग है, और इसमें बहुत तरह की, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि क्योंकि मैं तो सब सिस्टम को समझ रहा हूँ, देखता हूँ, उसमें यह सच्चाई भी है कुछ अंश तक कि जो सैलरीड क्लास है उसके ऊपर टैक्स का इंसिडेंस एकदम स्ट्रेट वे आता है, और उसको लगता है कि मैं ही सबसे ज़्यादा टैक्स पे करके बाकियों के नॉन कंप्लायंस को फाइनेंस करता हूं। तो यह बात मुझे लगती है, और खासकर मिडिल क्लास को बहुत लगता है कि जो टैक्स के जो है वो इन्फ्लेशन के अनुसार जो उसके साथ उस चीज़ को नहीं लेके चल पा रहे, जबकि सरकार ने कॉरपोरेट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स में काफ़ी कमी की है हमारी सरकार ने। इनडायरेक्ट टैक्स एक ऐसा टैक्स है जो हर व्यक्ति देता है, वो चाहे वो रिक्शा चलाने वाला हो या एक बच्ची हो पेंसिल खरीदती है तो वो भी देती है। तो उस पे एक तरीके से सरकार ने कोशिश की है हमारे पिछले 2016 से, जब से GST आया है, कि उस वक्त ये टारगेटेड था कि 15 और 15.5% का जो है GST न्यूट्रल टैक्स लगना चाहिए। कमेटी ने रिकमेंड उस पे आऊंगा मैं, गोपाल कृष्ण अग्रवाल, उस पे मैं आऊंगा, लेकिन संक्षिप्त में खत्म कर देता हूँ, वाइंड अप कर देता हूँ कि इनडायरेक्ट टैक्स को सरकार ने बहुत कम किया है। डायरेक्ट टैक्स में भी कम तो हुआ है, लेकिन अभी और लोगों की एक्सपेक्टेशन है। हम समझते हैं कि मिडिल क्लास
के लेवल पे भी टैक्स कम करने की आवश्यकता है। बिल्कुल, आप समझते हैं कि टैक्स कम करने की आवश्यकता, लेकिन एक बात जो आपने कही वाकई बहुत बड़ी सच्चाई है कि बहुत कम लोग हैं जो टैक्स चुकाते हैं। महज 2% लोग जो टैक्स फाइलर्स हैं, अगर उसमें से 0 टैक्स फाइलर्स को घटा दिया जाए तो वो संख्या 1.5% के आसपास बैठती है पूरी आबादी की। अब उस 1.5% लोग ही टैक्स चुकाते हैं, तो उसको सजा क्यों देना कि आप टैक्स चुकाते हैं तो और चुकाइए, इससे काम चल नहीं रहा है हमारा। जो टैक्स नहीं चुकाते हैं उसकी तरफ आप ध्यान दीजिए, उनको पकड़िए। जो टैक्स चुकाते हैं उनको तो आपको रिवॉर्ड देना चाहिए। मोहपात्रा साहब, इस एंगल से सरकार क्यों नहीं सोच पाती? आप भी जब सिविलिटी में थे तो इस पहलू पर गौर कर पाते थे? देखिए, मैं एक बात बोलना चाहता हूँ। जो गोपाल कृष्ण अग्रवाल ने अंत में बोले थे, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स के बीच में जो कोरिलेशन बिठाया है, और उनका कहना यह है कि इनडायरेक्ट टैक्स का अमाउंट और दर और रेट सब कम कर रहे हैं। एक्चुअली फैक्ट बेस्ड एनालिसिस अगर आप करेंगे तो 2003-2004 में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स का प्रोपोर्शन था 42 और 58। 100 रुपया का गवर्नमेंट का सेंट्रल टैक्स कलेक्शन में से 42 रुपया आता था डायरेक्ट टैक्स से और 58 रुपया आता था इनडायरेक्ट टैक्स से। 2024-2025 में 58 रुपया आ रहा है डायरेक्ट टैक्स से और 42 रुपया आ रहा है इनडायरेक्ट टैक्स से। इसे आपको मालूम होना चाहिए, और ये बहुत क्लियर है, डेटा यही बताता है दैट इनडायरेक्ट टैक्स सरकार मानती है कि ये रिग्रेसिव है, इसीलिए इसको कम किया जाए। सो डायरेक्ट टैक्स का प्रोपोर्शन अभी 58 हो गया है। 58% आउट ऑफ 100 रुपीज ऑफ सेंट्रल टैक्सेस 58 रुपया आ रहा है डायरेक्ट टैक्स से। दूसरा बात मैं ये बोल रहा हूं, अब लास्ट 3 साल का आप देखिए इनकम टैक्स ग्रोथ देखिए। 2021-22 को से शुरू अगर करेंगे, एवरी ईयर हम 2-2 लाख करोड़ ज्यादा दे रहे हैं। 2021-22 में हम शुरू किए थे 14 लाख करोड़, 2022-23 में हो गया 16 लाख करोड़, 2022-23 में वो हो गया 19 लाख करोड़, और इस साल का अमाउंट है 21.70 लाख करोड़। इसी बीच में कभी इनकम टैक्स का रेट बढ़ा नहीं है, वो कम हुआ है, रैशनलाइज किया गया है। तो आप सोचिए कि कहां से ग्रोथ हो रहा है। ग्रोथ हो रहा है बिकॉज मोर एंड मोर टैक्स पेयर्स आर ज्वाइनिंग द टैक्स पेमेंट क्यू। दे आर सो द नंबर ऑफ टैक्स पेयर्स हैव इंक्रीज। कहना यही है दैट अगर रिलीफ नहीं दिया गया है ओवर अ पीरियड ऑफ 3 years, it does not mean that the revenue has suffered or anybody or government has made it a point that it would be punishing the taxpayers. No, government has been rationalizing the tax structure. अभी आप देख रहे हैं लास्ट ईयर में, सॉरी 2-3 साल पहले से हम लोग कर लिए थे कि एक न्यू रेजिम पर्सनल टैक्स में। आप देखिए पर्सनल इनकम टैक्स फाइलर्स, टोटल इनकम टैक्स फाइलर्स अगर 8.5 करोड़ है, 96% आर पर्सनल इनकम टैक्स फाइलर्स। ITR 1, 2, 3, 4 में 95 to 96% आते हैं पर्सनल इनकम टैक्स। सो गवर्नमेंट का अटेंशन हर टाइम पर्सनल इनकम टैक्स में रहता है। और इंडिया एक ही कंट्री है जहां पे अगर आप पर कैपिटा और इनकम टैक्स का थ्रेशोल्ड लायबिलिटी अगर देखेंगे कहां से शुरू हो रहा है, जैसे 5 लाख से अभी शुरू हो रहा है हमारा पर कैपिटा और पर्सनल इनकम टैक्स थ्रेशोल्ड लायबिलिटी, इसका जो कोरिलेशन है सबसे ज्यादा इंडिया का है। करीब 2.60 to 3 times ऑफ द पर कैपिटा इनकम से हम लोग शुरू कर रहे हैं द लायबिलिटी थ्रेशोल्ड फॉर पर्सनल इनकम टैक्स। कहना यही है दैट सरकार का हर एंगल पे यही मंशा है कि रिलीफ दिया जाए। सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल कंसिडरेशंस भी है, और आम आदमी के हाथ में एक टॉलरेबल अमाउंट रहे आफ्टर पोस्ट टैक्स रिटर्न, उसका इतना रहे कि अपना घर चला ले। ये हर टाइम सरकार का मंशा है। और अनदर फैक्टर व्हिच इज लिटिल डिफरेंट इन इंडिया कंपेयर टू अदर्स, यहाँ पे हमारा स्लैब और हमारा फिक्स्ड इनकम डिडक्शन जो होता है, जैसे आपका इंश्योरेंस का हो गया है या कोई दूसरा पेमेंट का जो डिडक्शन होता है, दूसरे कंट्री में फॉर एग्जांपल यूएस में वो इन्फ्लेशन इंडेक्स ऑलरेडी होता है। गवर्नमेंट अपने आप वो इंडेक्स लगा लेता है, इन्फ्लेशन इंडेक्स लगा लेता है। यहाँ पे वो नहीं है, यहाँ पे बजट है।
सो बजट में अगर कोई रिलीफ अगर मिलता है अभी पर्सनल इनकम टैक्स में, तो ये इन्फ्लेशन इंडेक्स होगा, बताएंगे नहीं लेकिन इट विल बी इन्फ्लेशन इंडेक्स. सो गवर्नमेंट विल सी टू इट दैट द इन्फ्लेशन इम्पैक्ट ऑन द टैक्स पेयर्स, ऑन द पर्सनल इनकम टैक्स पेयर्स, इट इज लेसेंड. मुझे महापात्रा से एक चीज़ समझना है कि इस पे मैं अगले वक्ताओं के पास जाऊंगा. तो जब भी आप लोग इनकम टैक्स स्लैब को रिवाइज करते हैं या करते थे जब आप थे, तो वहाँ पे क्या इन्फ्लेशन इंडेक्स को ध्यान में रखते थे क्या? क्योंकि जिस तरीके से इनकम टैक्स में रिबेट दिया जाता है वो इन्फ्लेशन से बहुत ज़्यादा मैच करता हुआ तो दिखता नहीं है. इनकम टैक्स में आज इट स्टैंड्स नाउ एक ही इनकम है जहां पे हम लोग इंडेक्सेशन देते थे, वो था कैपिटल गेन्स. लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स में हम इंडेक्सेशन होता था. और स्लैब बोलिए तो इनकम टैक्स स्लैब में हम लोग इन्फ्लेशन इंडेक्स नहीं करते थे. देयर आर फ्यू कंट्रीज यूएसए वगैरह में वो इन्फ्लेशन इंडेक्स है और स्लैब में ही वो चला जाता है एवरी ईयर, तो स्लैब चेंज हो जाता है. यहाँ पे फ्रॉम बजट टू बजट वी हैव दैट स्लैब which is amenable to change depending on the inflation. अगर उसको बजट में एक्सप्लेन नहीं किया जाता है in so many words, but it is understood that the government has taken into consideration the inflation impact on the consumers and on the taxpayers. नहीं तो इसमें हाँ बिल्कुल ठीक है. शरद कोहली साहब, ये एक बड़ा अच्छा मुद्दा उठाया महापात्रा जी ने कि